जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। मैंने आपको एक प्रैक्टिस सीरीज दी थी जिसे आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। आइए अब इस सीरीज को मैं सॉल्व करता हूं। एक एक करके आप अपने सॉल्यूशन से हमारे आंसर्स का मिलान करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हुए हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ यदि y बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, तो d2y dx2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू, बेटा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये बेटा फॉर्मूला है e की पावर x का, ठीक है। तो y बराबर e की पावर x हमने लिखा। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब हम इसे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है। फिर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये d2y dx2 मिलता है। बेटा e की पावर x का दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर भी हमें e की पावर x रहता है। e की पावर x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, y दी जा रही है। तो बेटा अब हम अपने 4 ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास बी वाला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो आइए देख लेते हैं। बेटा दूसरे वाले क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी बात को आपको ध्यान से देखना होगा। अगर हम आपसे कहेंगे NP2 की वैल्यू बताइए, तो जब आप इसे फॉर्मूले से NPR के फॉर्मूले सॉल्व करते हैं तो आपको बेटा यहाँ पर मिलता है NN-1, ठीक है। यदि आपसे मैं कहूंगा NP3 की वैल्यू बताइए तो आप लिखेंगे NN-1 N-2, ठीक है। ये मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। N से शुरुआत हो रही है, ये नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे 3 लिखा हुआ है। ये 2 का मतलब है कि N को 2 बार लिखना है और एक एक क्रम से माइनस करते हुए। जैसे मैंने n से शुरुआत की, फिर एक कम किया, कितने पद हो गए, एक ये और एक ये, 2 पद हो गए। जैसे यहाँ 3 थे तो 3 पद तक लिखना है, लेकिन n से शुरुआत करेंगे और एक एक कम करते जाएंगे तो n-1 n-2, ये मेरे पास पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 पद हो गए, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात को याद रखना है। अब हमारे पास देखिए NP3 लिखा हुआ है तो मैं लिख लूंगा। अब 9240 लिखा हुआ है, हम इसे सिंपल 9240 को फैक्टर कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये जो 9240 है ना, तो इसमें से मैं 924 ले लेता हूं और 0 चूंकि वो मल्टीप्लाई 10 का है उसे अलग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 924 को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा है, डायरेक्ट मैं 4 से इसका डिवाइड करा देता हूं बेटा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गया 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका 7 से कट जाएगा, चलिए 7 से काट देते हैं। तो 7 तिहाई हो गया 7 तिहाई 21, ठीक है। हाँ 7 तिहाई 21, यहाँ पर 2 बचेगा और फिर 7 तिहाई 21 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से हो जाएगा तो 11 और फिर इसे 11 से कैंसिल कर रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो NP3 लिखा हुआ था बेटा, जिसको आप ये लिखेंगे तो इसके बराबर ये हमारे पास जो 9240, इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखिए। ये हमारे पास बेटा, अच्छा हाँ एक चीज और भी देखिएगा कि 924 नहीं है, 9240 है, तो मल्टीप्लाई 10 का भी अभी करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये बेटा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 और गुणे 11 और गुणा हमारे पास एक बेटा अभी 10 बचा हुआ था, ठीक है। 10 बचा हुआ था क्योंकि ये 924 तो नहीं है, 9240 है, तो 0 उसका बचा था तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आइए अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूंगा, ये 7 त्रिक 21 कर देता हूँ, 10 गुणे 2 20 कर देता हूँ, 11 दूनी 22, ठीक है, बन गया बेटा। तो देखिए क्या मिला, ये मिल रहा है 20, 10 दूनी 20, ठीक है, और ये 7 त्रिक 21 और 11 दूनी 22। आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर ये है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक एक कम होता गया है, यहाँ पर क्या हुआ, एक एक बढ़ता गया है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास n थी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू देखिए वो कितनी है, 22 है। अगर आप इसको थोड़ा सा सलीके से लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 पहले, फिर 21 और फिर 20। तो क्या हुआ, एक एक कम होता गया, एक एक यहाँ भी कम होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू n है और सबसे बड़ी वैल्यू इस तरफ क्या है, 22 है। तो n की वैल्यू आपको मिल गई है 22। ये हमारे पास बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रफ करके आगे के प्रश्न डिस्कस कर देता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये सारणिक डिटरमिनेंट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिएगा, मैं आपको इसे एकदम नए ढंग से सिखाता हूं, एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाऊंगा। तो देखिए बच्चों, आपसे कहा गया है कि ये जो सारणिक है
ये सारणिक का मान कितना है, शून्य है। तो सारणिक का मान शून्य है, इसके लिए आप एक छोटा सा फंडा लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एक हमारे पास जो एक कोई भी कॉलम होगी या तो वो 0 0 होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि C1 या C2 या C3 इसमें से कोई भी एक 0 हो सकती है। सारे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सबको जोड़ दें, C1 C2 C3 तीनों कॉलम को जोड़ दें, तो वो भी वैल्यू 0 हो सकती है। आप इस शॉर्टकट का प्रयोग अगर इस सवाल में लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करना है। अगर मैंने C1 C2 C3 ये सबको बराबर आपस में करा, अगर सब बराबर हो जाएंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बराबर 0 नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों कॉलम हमारी बराबर हो गई तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, 3x माइनस 8। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3 हो गई। तो 3x बराबर हो गया बेटा 8 और 3 11। x की वैल्यू हो गई 11/3। x की वैल्यू 11/3 आप देख लीजिए। तो पहले में तो नहीं मिल रही है, दूसरे में नहीं मिल रही, अब C और D में से मिल रही है। तो चलिए अब हम इसका हमें और आगे बढ़ाना होगा। अब हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ दिया, तो 3x माइनस 8 प्लस 3 और प्लस 3, अब हमने इसको 0 के बराबर किया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो बच्चों x की वैल्यू 2/3 मिल रही है, x की वैल्यू 2/3 यहाँ नहीं मिल रही है, यानी कि हमारा C वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इस शॉर्टकट का यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपके बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हरात्मक श्रेणी HP सीरीज का प्रश्न है। अगर एक प्रश्न आता है तो अधिकांश बच्चे इसमें फंस जाएंगे, अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाएंगे। तो क्या करना है, आप इसको देखते ही सॉल्व कर लें। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं आपको इस प्रश्न की। तो देखिए बच्चों, आपको समझना है, यदि x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn-1, xn ये पद आपको कहा जाए HP में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो फंडा क्या है बेटा, दो पेयर वाइज इनका प्रोडक्ट करेंगे, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में देखते हैं xn-1 इंटू xn। बेटा इसका प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूला होता है n-1 पहले और आखिरी वाले टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि x1 और xn का प्रोडक्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट है बच्चों। आइए अब इस शॉर्टकट का प्रयोग यहां पर करते हैं। तो क्या मिलेगा बेटा, हमको मिलेगा 2 इंटू एक्स मिल रहा है, xy मिल रहा है, yz मिल रहा है, 7z मिल रहा है। अब इसके बराबर क्या होना चाहिए, अभी मैंने क्या बताया आपको, n-1। n क्या है, पदों की संख्या। टर्म कितने, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 5 में से 1 गया, ये हो गया 4। फिर क्या है, x1 xn यानी कि पहला और आखिरी का। तो चलिए पहला देखते हैं, 2, ये है 7। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 गुणे 7। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 7 में 7 और 56, यानी कि हमारा आंसर हो गया 56। ए वाला विकल्प सही है। ठीक है, देखा आपने क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। आइए अब हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ यदि अल्फा तथा बीटा ये समीकरण है, कह रहे इसके मूल है, तो अल्फा माइनस बीटा का क्या मान होगा। जब मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था तो आपको मैंने शॉर्टकट समझाए थे, उसी शॉर्टकट में से एक शॉर्टकट है, आइए देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो रूट्स, दो मूल होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। यदि मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपसे पूछी, आप फॉर्मूला लगा लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये वैल्यूज आप यहां पर डाल देते हैं। मैंने आपको पहले जब ये चैप्टर कराया था मैंने आपको ये अच्छे समझाया था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं वापस, कुछ बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो देख लें। तो क्या करना है बेटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन इसका स्क्वायर किया आपने, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो ये हो गया 4c अपॉन ए। बच्चों यहां पर मैं ए का ऊपर और ए का नीचे प्रोडक्ट कर देता हूं, तो हमें ऊपर मिल जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ca, और नीचे ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम हुआ। जब एलसीएम हो तो रूट से बाहर ला रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, जैसे हमारे पास अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो उसे हम मॉड एक्स लिख सकते हैं, वैसे ही बेटा ए स्क्वायर रूट के अंदर होगा, इसे हम मॉड ए लिख लेंगे। तो आप
देखिए आपके विकल्प में, हाँ अब बेटा विकल्पों में यहाँ पर डी आ रहा है, तो चलिए डी देख लेते हैं। आप जानते हैं डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये रूट के अंदर क्या प्राप्त हो गया आपको, रूट के अंदर हो गया डी और अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला वाला नहीं, आपका ये बेटा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रश्न है, बहुत इजी है। आइए इसे शॉर्टकट की मदद से सीखते हैं। बच्चों यहां पर 1 प्लस आई की पावर 2 है ना, बराबर में 1 माइनस आई की पावर 2 है ना, मैं इसको इसके नीचे ले आता हूं तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और इस पूरे पर पावर 2n, और यहां पर रिजल्ट में मिलेगा 1। बच्चों मैंने आपको इसका शॉर्टकट समझाया था बेटा, ये लिखा हुआ है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। बेटा ऊपर अगर प्लस आई है तो इसका जवाब भी प्लस आई होगा, अगर मैं ऊपर माइनस आई और नीचे प्लस आई कर दूंगा तो इसका जवाब माइनस आई होगा। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। तो आई की पावर पे 2n हो गया और यहां पर बराबर में है 1। तो बच्चों 1 आप लोगों को पता होगा कि आई की पावर जब 4, 8, 12 ऐसी कुछ हो जो 4 से कट जा रही हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, i की पावर 2n के बराबर हम ले लेते हैं i की पावर 4। जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को बराबर किया जा सकता है, तो 2n बराबर 4, तो बेटा n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू 2, यानी कि हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है। जब तक कि कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी तब तक हम यहां पर सबसे कम वाली वैल्यू यानी कि आई की पावर 4 को लेके ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर आई की पावर 8 आई की पावर 12 को लेके सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक हमें कुछ कहा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का बताऊंगा। बच्चों हमारे पास यहाँ पर सवाल में कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। ये एक परवलय का समीकरण है। इस प्रश्न में आपको कलम नहीं चलानी होगी, सीधे आंसर में टिक करना होगा। तो देखते हैं, मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब परवलय होगा तो बच्चों जैसे परवलय आपको ये दे रहे हैं, या हो सकता है परवलय आपको इस ढंग का दिया जाए। मैं एक दूसरा परवलय लिख देता हूं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपको ये परवलय दिया गया ऐसे, और आपसे कहा गया इसका नाभिलंब बताइए। ठीक है, दोनों है स्थितियां, तो इन दोनों स्थितियों में ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाला जो है ये एक्स स्क्वायर के पद में है, ये नीचे वाला जो है एक्स स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, ये वाला जो है वो वाई स्क्वायर से शुरुआत हो रही है। तो ध्यान से देखना दोनों में, जब एक्स स्क्वायर वाले टर्म से शुरुआत होगी परवलय के समीकरण की, तो और आपसे नाभिलंब लेटस रेक्टम नाभिलंब पूछा जाए तो ध्यान रखना मॉड में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से जब शुरुआत होगी, एक्स स्क्वायर वाला आपको व्यंजक दिया जाएगा परवलय का समीकरण, तो आपको बेटा y का गुणांक यहां लिखना है, y का गुणांक, y का कोफिशिएंट इस मॉडुलस के अंदर। तो बेटा y का गुणांक क्या है, y का गुणांक यहां पर है -4। जब आप इसका मापांक लेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 4 होगा। देख लीजिए आपको यहाँ पर सी वाला विकल्प है, कितने जल्दी आपने सॉल्व कर लिया। अगर ये हमारे पास इस ट्रेंड का हमारे पास प्रश्न होता तब आप क्या जवाब दे देते, तब आप ये कहते कि भाई वाई स्क्वायर से है तो इसका जो है लेटस रेक्टम नाभिलंब वो मॉड के अंदर x का गुणांक है, तो मॉड के अंदर x का गुणांक है तो x का गुणांक क्या है, -8 है। जब आप इसे रखते तो आपका जवाब 8 हो जाता। याद रखेंगे यार, ये शॉर्टकट बहुत गजब का है। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखने के लिए बेटा पहले मुझे रफ करना होगा, आप तब तक इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि fx बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर है x माइनस मॉड x, तो कह रहे हैं fx की डोमेन यानी कि प्रांत, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रांत, ये क्या होगी, 4 विकल्प आपके पास है। बच्चों याद रखना सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को कराया है आपको, इस टाइप के नहीं, लेकिन हाँ डोमेन निकालने, प्रांत निकालने वाले प्रश्न कराए हैं। तो आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट क्या है, x के वह सभी मान जिस पर हमारा दिया गया फलन सुपरिभाषित होता है, वो सभी मान डोमेन कहलाते हैं। बात को ध्यान से समझना। अगर मैं 4 विकल्पों में देखूं तो चारों विकल्पों में मैं एक बार यहां पर इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बेटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और यहां पर 0। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में x की कोई वैल्यू होगी, बीच में मैंने 0 ले लिया। अब क्या करता हूं, ऑप्शन के हिसाब से एक एक करके वैल्यू डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये फलन जहां पर सुपरिभाषित होगा वही डोमेन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है बेटा, वो क्वेश्चन था fx बराबर 1 अपॉन
रूट के अंदर x माइनस का मॉड x। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले वाले विकल्प के अनुसार माइनस इनफाइनाइट से 0, यानी कि हम यहां के बीच की कोई वैल्यू डाल देते हैं। चलिए इसके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले ली माइनस में 2 वैल्यू। चलिए रख दिया बेटा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, x के प्लेस पे -2 माइनस, जब आप मॉड x यहाँ x के प्लेस में -2 रखेंगे तो मॉड उसको प्लस कर देगा, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण ये माइनस आएगा। तो बेटा रिजल्ट क्या मिला, -4। रूट के अंदर अगर निगेटिव आता है तो वो डिफाइन नहीं होता, अर्थात यहां पर x की वैल्यू हमने माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच की कोई वैल्यू लेके चेक किया तो डिफाइन नहीं हो रहा है। जब डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो डोमेन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, माइनस इनफाइनाइट से यानी कि यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू ले लें तो ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी ए वाले में आपको -2 वैल्यू डाल के दिखाया, डिफाइन नहीं हो रहा है, अर्थात हम ये भी नहीं कहेंगे, ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया। अब क्या है, 0 से इनफाइनाइट, तो हमारे पास ये 0 से इनफाइनाइट हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू मान लीजिए मैंने प्लस की 2 ले ली, चलिए यहां पर +2 डाल देते हैं तो क्या होगा, यहां पर 2 माइनस का मॉड में 2 1 अपॉन रूट के अंदर ये 2 और ये मॉड का 2 है तो 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 0, 1/0, ये 1/0 जब आ जाता है तो ये नॉट डिफाइंड है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाता है, तो सी वाला विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तो बच्चों क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है जिस पर हमारा दिया गया फलन सुपरिभाषित हो, अर्थात डी वाला विकल्प सही है, इसकी डोमेन क्या है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के शॉर्टकट को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 त्रिकोणमिति का है। बच्चों मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया ABC, और अब मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूं। बहुत अच्छा एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, यदि इसकी वैल्यू बेटा आपको यहां पर x के बराबर दी जाए, ध्यान देना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू x दिया जाए तो बेटा हमारा एक ट्रायंगल बनता है। कैसे, ये लंब हो जाता है 2x, कर्ण हो जाता है x² + 1 और आधार हो जाता है x² - 1। ये एकदम सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू क्या दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। किसकी वैल्यू है ये, x की वैल्यू 5 दे रहे हैं। तो चलिए यहां पर डाल देते हैं, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 ही हो गया 26, 5 का स्क्वायर 25, 25 में गया 24। बस अब आपको सिंपल जो वैल्यू कहेंगे निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया sin x, तो sin x क्या होता है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन यहां पर होता है बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ, 10 हुआ, और कर्ण कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5/13, ठीक है, 5/13, ये हमारा यहाँ पर ए वाला विकल्प है। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें बेटा लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, और पहला वाला हमारे पास क्या है बेटा, पहले वाले में देखें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, और ये लिखते हैं कितना, 5 लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं क्या ये सत्य है, तो आइए चेक कर लेते हैं। आप सिंपल इसको वेन डायग्राम बना लें, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने ए यहां पर लिख दिया है और बी यहां पर लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी तो आपके पास ये पूरा हो गया, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी इसके बाद आपसे कहा गया है कि ए यूनियन बी में क्या इंटरसेक्ट करना है, ए को। चलिए ए देख लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दूसरे वाले मार्कर को ले लेता हूं, ए को मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो चलिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने ए को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन अर्थात दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं जहां पर आपको ये ऐसी वर्टिकल लाइन मिल जाएंगी और आपको हॉरिजॉन्टल में ऐसी ब्लू लाइन मिल जाएंगी। ये जो इस टाइप का एरिया आ रहा होगा यही आपका जवाब होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये पूरा रिजल्ट हमें ये मिल रहा है ए, लेकिन आपके पास कह रहे थे 5, तो 5 तो नहीं आ रहा है, गलत है, यानी कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो आपसे जो पहला वाला कह रहे थे, तो पहला वाला तो ये गलत लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, कह रहे हैं दोनों सत्य हैं, तो दोनों तो सत्य नहीं है क्योंकि पहले ही वाला गलत हो रहा है, इसको हटा देते हैं। अब कह रहे हैं दोनों असत्य हैं, हाँ हो सकता है कि दोनों सत्य हो, तो मुझे दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, कह रहे हैं केवल पहला सत्य, नहीं भाई ये भी गलत है, पहला वाला तो सत्य नहीं आया। अब बेटा इन दोनों में से कौन सा सही है, आइए चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा वाला लिखा हुआ है इसमें क्या है बेटा, लिखते हैं z + 3, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है,
और यहाँ पर लिखा है बगल में जेड बार प्लस 3। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, अगर हमारे पास जेड एक्स प्लस आई वाई लिखा होता है तो जब मैं इसको जेड बार करता हूं तो जेड बार करने का मतलब होता है इमेजिनरी वाला पार्ट जो होता है वो अपना साइन बदल देता है। जैसे यहां पर मैंने जेड लिखा एक्स प्लस आई वाई, जेड बार लिखूंगा तो ये एक्स तो यही रहेगा, लेकिन जो आई वाला है आई वाई इमेजिनरी वाला पार्ट ये अपना साइन बदल देगा, तो ये प्लस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि जेड बराबर मैं केवल 3 कहूंगा और अगर मैं जेड बार कहूंगा तो आप इसको -3 नहीं करेंगे, ये 3 ही रहेगा, क्योंकि बार जब आता है तो वो रियल को नहीं इमेजिनरी को बदलता है। चलिए आइए अब इस बात को मैं आपको यहां पर आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जेड प्लस 3 लिखा, ये जेड बार है, जेड बार लिखा, ये 3 के ऊपर मैं 3 का बार लगा सकता हूं। मैंने भी आपको बताया कि 3 लिखो या 3 का बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा कि आपके पास यहां पर लिखा हुआ है Z1, ठीक है, Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर बार होता है तो आप Z1 पर बार और प्लस Z2 पर बार आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर आप लिख दीजिएगा Z+3 और इस पूरे पर बार। ठीक है, अब एक फंडा आपने सीखा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, वो ये है कि आपने सीख रखा है Z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। बस आप देख लीजिए, अगर आप इसको Z कहें पूरे को तो ये जेड बार है, तो इसका मतलब हुआ कि Z+3 मॉड के अंदर इसका स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब आप देख लीजिए कि हमको क्या कह रहे थे, Z+3 जेड बार प्लस 3 का मान मॉड Z+3 का स्क्वायर होगा। हाँ भाई ये तो सही है, इसका ये मतलब है पहला वाला आपने सॉल्व किया था वो गलत निकला है और दूसरा वाला वो सही है। तो हमारे पास दो विकल्प बचे थे पी और डी, कह रहे दोनों सत्य है, तो भाई ऐसा तो नहीं दोनों सत्य है। ठीक है, तो दोनों सत्य नहीं है, दोनों असत्य नहीं है। अब आता है डी वाला विकल्प, केवल दूसरा सही है। हाँ भाई यही सही है, हमारा दूसरा वाला विकल्प सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है बच्चों कि आपको हमारे द्वारा समझाई गई प्रैक्टिस सीट अच्छे से आ रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।